नमस्ते स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो भौतिक राशियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन हमने वहां पे क्या पढ़ा था, हमने मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ा था, यानी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश। हिंदी से आपको समझ में आ जाएगा। सदिश मतलब ये दिशा, मतलब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। सिंपल वे में अभी समझाता हूं। जो सदिश राशि है उसका मतलब आपका क्या है, जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अदिश मतलब जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप अपना वेट बताइए या आप अपना द्रव्यमान या वेट बताइए आप अपना। तो आप क्या कहेंगे, सर मेरा वेट आपका 50 केजी है। कितना है, मेरा वेट 50 केजी है। ओके, फिर एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं कि आप डेली कितना घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, आप डेली कितना घंटा पढ़ते हैं। तो आप क्या कहेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा। लेट अस सपोज हम 1 घंटे की बात करते हैं कि आप डेली 1 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस दीजिए, घर की पोजीशन दीजिए। अब आप क्या कहेंगे, सपोज कीजिए आप हल्द्वानी में ही रहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर जो मेरा घर है वो आपसे 200 किलोमीटर दूर है। यही तो कहेंगे, सर आप मेरा जो घर है वो आपके पोजीशन से 200 किलोमीटर दूर है। तो क्या मैं आपके घर पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने मेरे को डायरेक्शन बताई नहीं। आपने मेरे को बताया ही नहीं कि सर आप लेफ्ट जाइएगा, राइट जाइएगा, ईस्ट में जाइएगा, वेस्ट में जाइएगा। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने पोजीशन की बात करी। अब हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ये मोबाइल फोन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें मेरे को एक फोर्स लगाना है। मैं आपसे कहता हूं कि ये एक आपका मार्कर है, इस जो आपका मोबाइल फोन है इस पे आपको फोर्स लगाना है। तो क्या आप फोर्स लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप मेरे से पहले क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सर मैं फोर्स कहां को लगाऊं, ऊपर से नीचे को लगाऊं कि नीचे से ऊपर को लगाऊं, कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लगाऊं। तो आपने मुझसे क्या कहा, आपने मुझसे उसकी डायरेक्शन पूछी। ठीक है, कि किस तरीके को हम करेंगे। तो इस प्रकार आपके पास क्या आई, 2 राशियां आई, एक सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, एक अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन आप लिखिएगा कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिसमें आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी देनी पड़े, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े, उनको हम बोलते हैं सदिश राशि। जिसमें आपको क्या है, केवल परिमाण की जरूरत होती है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं हम अदिश राशि। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हम इन्हीं जो 2 आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। वेक्टर का जो है वो एडिशन हम कैसे करते हैं, जो आपका वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है वो हम कैसे करते हैं। फिर वेक्टर के जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका जो गुणनफल है वो हम कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपनी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की जो आज की वीडियो है, आज का जो लेक्चर है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं यानी जो अदिश राशियां होती हैं, उसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें कोई भी आपकी डायरेक्शन की ज़रूरत आपकी नहीं होती है। जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी यानी द्रव्यमान, काल, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। ये इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। फिर सदिश मतलब जिसमें आपके दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और आपकी एक जो डायरेक्शन है उसकी जरूरत भी पड़ती है, जिसमें आपका क्या आता है, लीनियर मोमेंटम आता है, एक्सीलरेशन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है। ये मैं आपको हल्का सा पहले थोड़ा सा समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो वेक्टर है, उस वेक्टर को हम किस तरीके से नोट करते हैं। तो उसके आपके 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है वेक्टर नोटेशन में, मतलब एक नॉर्मल जो आपका हम अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, और एक आपका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो जो वेक्टर नोटिफिकेशन है वो हम क्या करेंगे,
कोई वेक्टर ए है, इसको वेक्टर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक ऐसे एरो का साइन लगा देते हैं। क्या करते हैं, एरो का साइन हम लगा देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेट एक आपका बी है, तो इसके ऊपर ये लगा दिया, तो ये आप क्या बन गया, वेक्टर बी। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी, ये ऐसे। ठीक है, अब यहां पर जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उस मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड को आपका ऐसे बंद करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से जो आपका है वो प्रदर्शित होता है। तो आपको ये याद रखना है, जहां जहां पे आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो दिखेंगे, वो आपके वेक्टर जो है नोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जो ग्राफिकल फॉर्म में है वो हम इस फॉर्म से आपका ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक 2D सिस्टम में देखें, यानी एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में देखें, तो कोई भी जो वेक्टर है अगर वो किसी एक्स एक्सेस से सपोज कीजिए थीटा एंगल के साथ घूम रहा है, तो उसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये नॉर्मल आपका रिप्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन वगैरह इससे आपके नहीं आते हैं। अब थोड़ा सा पहले जो आपको, अगर देखिए मैं यहाँ पे आगे बताने से पहले आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपके सामान्य तो आपके आएंगे वो इनके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से आएंगे, लेकिन वो करने के लिए आपको पहले वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या साथ में अगर आपके आ सकते हैं तो जो पैरेललोग्राम वाला है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको बात करनी है दो वेक्टर के बीच का कोण। जो आपका एंगल है वो हमेशा जो आपका हॉरिजॉन्टल ये लाइन है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से आपको एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल आपका माना जाता है। नीचे को अगर हम आएंगे तो एंगल क्या माना जाएगा, एंगल आपका नेगेटिव माना जाता है। सपोज कीजिए जैसे ये है, अगर हम बात करें एक वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर आपका बी है, तो इनके बीच कितना एंगल है, इनके बीच जो ये एंगल है ऑन एन अप्रोक्स जो ये एंगल है, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब हम अभी जो समानांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वहां पे इसका जो है रोल आपका आएगा, किसका, दो सदिश के बीच के कोण का रोल आएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो एंगल यहां से लिया जाएगा नीचे इस एक्सिस से, ठीक है, ऊपर को। ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट भी आपके समझ में आएगा। फिर एक आता है आपका नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, या जिसका जो प्रारंभिक और जो अंतिम बिंदु हो वो आपका क्या हो, वो कोइंसाइड हो। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए पहले मैं आपको जो है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समझा दूं। एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये इसका क्या बोला जाता है, ये हेड बोला जाता है, ये इसका क्या बोला जाता है, ये इसका टेल बोला जाता है। यानी ये क्या बोला जाता है, प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है, ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो ये आपका हेड है, ये आपका टेल है, इंग्लिश में आप उसको याद कर लीजिए। तो ये जो इनके हैं ये कोइंसाइड हो जाते हैं, जैसे ये पूरा वेक्टर ऐसे ना बन के नल वेक्टर को आप, नल वेक्टर ये है जो एक इसके अंदर आपको दिखा है। अब ये बनता कैसे है, सपोज कीजिए अगर एक वेक्टर ये जिसका मैग्नीट्यूड 10 इधर को हो, सेम एक वेक्टर जो आपका मैग्नीट्यूड 10 इधर को हो, दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका नल वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, आपको नल वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब यूनिट वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है भाई, यूनिट यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना है, 1 है। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना है, 1 है। और इसको किसके लिए दिखाया जाता है, जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन के काम आता है। किसके काम आता है, ये आपका डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए कैप। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ए कैप बोलना है ये। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है, लिखते इसको ऐसे हैं, कैप जैसे ही पहना देते हैं, ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे।
जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। ये एक क्या है, ऐसा वेक्टर है जो हम हर जगह यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम ऑर्थोगोनल वाले पढ़ेंगे, जहां पर हम आई जे के फॉर्म में आपका देखेंगे, तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा था ये वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपको ये याद करना है, ये अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब लंब कोणीय, जिनके बीच आपका कितना एंगल हो, जिनके बीच आपका 90 डिग्री का एंगल हो। कितना एंगल हो, उनके बीच आपका 90 डिग्री का एंगल हो, और उसका वेक्टर जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना हो, वो आपका 1 हो। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। यानी जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है उसको हम आई से डिनोट करेंगे, जो वाई एक्सिस वाला पार्ट है उसको हम जे से डिनोट करेंगे, जो जेड एक्सिस वाला पार्ट है उसको हम के से डिनोट करेंगे। कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, यहां से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज लिख के दे दूं, 5i प्लस 3j माइनस 4k, तो जो ये 5 है ये एक्स एक्सिस में दिखाया जाएगा, जो J3 है ये आपका जो 3 है ये J एक्सिस में दिखाई देगा। -4 का मतलब है ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया आपको? आपका क्या है, 5i प्लस 3j माइनस 4k। आई जो है वो आपका क्या है, आई आपका एक्स एक्सिस के लिए है, जे आपका किस एक्सिस के लिए है, जे आपका वाई एक्सिस के लिए है, के आपका किसके लिए है, के आपका जेड एक्सिस के लिए है। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बाद में हम इसी से जो आपके डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वो यहीं से आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। अब सपोज कीजिए मैं एक लिख देता -2i माइनस 3j माइनस प्लस, चलिए प्लस 4k कर देते हैं। एक्स एक्सिस में माइनस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में नीचे उल्टी अपोजिट माइनस एक्स की डायरेक्शन में। ये भी कहाँ को आता, ये भी आपका नीचे को आता, ये इधर को आता। समझ में आया? ये -2, ये -3, ये +4। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ और बेसिक जो टर्म है वो बेसिक टर्म हम समझ लेते हैं। जैसे A इज पैरेलल टू B, ये A क्या है, B के आपका पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब उनके बीच जो थीटा एंगल है वो कितना है, वो 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। याद करना है, A इज पैरेलल टू B मीन्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0। ओके, नेक्स्ट, A इज एंटी पैरेलल टू B, मतलब A अगर इधर को है तो B किधर को होगा, B इधर को होगा, तो उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, उनके बीच एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। A इज एंटी पैरेलल टू -A, A इधर को है, आपका -A इधर को होगा, तो ये आपका बन क्या जाएगा, एंटी पैरेलल। ओके, नेक्स्ट, A इज इक्वल टू B, वेक्टर A B के इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड और उनका सबको सेम है, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। A इज ऑर्थोगोनल टू B, ऑर्थोगोनल का मतलब कितना है, उनके बीच एंगल कितना होना है, उनके बीच एंगल आपका 90 डिग्री होना है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। A इज पैरेलल टू B, पैरेलल का मतलब आपका क्या है, वो आपके उसके समानांतर हैं। ठीक है, ये एंटी पैरेलल, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इक्वल मतलब बराबर है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है उनके बीच का जो एंगल है। ओके, अब ये थोड़ा सा कुछ हम बेसिक जो आपका ग्राफिकल नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, ग्राफिकल नोटेशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। लेट, अगर A की वैल्यू आपकी 1.5 है, ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है 2। अभी जब हम आगे देखेंगे वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि किसी अदिश से जब सदिश को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे A कितना था 1.5, 2 टाइम्स ऑफ A कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, माइनस में लेके आ जाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, -2A, बट मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहना है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। देखा आपने क्या चेंज हुआ यहाँ और यहाँ में। B कितना है, B 2A है, तो सेम डायरेक्शन में होगा। C -2A है, तो माइनस क्या दिखाता है, माइनस आपका याद करना है, माइनस आपका जो डायरेक्शन है
वो अपोजिशन डायरेक्शन है, वो अपोज वाली डायरेक्शन है, वो विरोध वाली डायरेक्शन है, वो नेगेटिव साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद ए आपका 1.5 है, पी आपका 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 3.5। ठीक है, ए कितना है 1.5, बी कितना है 3.2, तो ए माइनस बी कितना होगा देखिए, पहले बी को आपको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, बी आपने अपोजिट डायरेक्शन में लेके आए तो भैया मैग्नीट्यूड किसका अधिक है, मैग्नीट्यूड 3.2 का अधिक है, तो आपका जो वेक्टर है वो इधर कोई बन के आ जाएगा। तो उसमें से आप माइनस जब कर देंगे, ये मॉडुलस लगाने का मतलब उसमें आपको केवल क्या दिखाना है, मैग्नीट्यूड दिखाना है, और डायरेक्शन आपने क्या कर देनी है, डायरेक्शन आपने अपोजिट कर देनी है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोबारा से मैं समझा दूं कि वेक्टर में क्या है, वेक्टर में अगर आपको डायरेक्शन दिखानी है या अगर आपको माइनस साइन है तो माइनस साइन से आप उसकी डायरेक्शन को क्या कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा, बस दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं। अब है कि एक जो वेक्टर है उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। साइन माइनस अगर लगा हुआ है तो वो अपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स इट। इतना ही हमको करना है। जैसे एक वेक्टर आपका p है, इसको अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड दिखाता है यहाँ से यहाँ तक जो है ये, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दिखाया तो इसका आपने आधा कर दिया, तो वो रिप्रेजेंट आप ऐसे करेंगे। ये आपने क्या किया, एक स्केलर क्वांटिटी यानी 1/2 को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, या हम ये कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड किया, ये भी कह सकते हैं 2 से उसको क्या किया, हमने डिवाइड किया। जब 2 टाइम्स करना है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, जब आपको क्या करना है, जब आपको अपोजिट ले जाना है तो वो आपने क्या लगाना है, माइनस साइन, या इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर -1 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपने डायरेक्शन क्या कर दी, डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, सदिश का अदिश से गुणा और भाग। मुझे लगता है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा से मैं आपको लिख दूं, लेट एक वेक्टर है a और एक स्केलर क्वांटिटी है आपकी, हम मान लेते हैं p। तो अगर उसको करना है तो p इंटू वेक्टर a, ठीक है, या a अपॉन p, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, यहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपका इंक्रीज हो गया, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई। अब चलते हैं आगे। अब है कि जो दो आपके वेक्टर हैं वो वेक्टर आपके जुड़ते कैसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस आ जाते हैं। वेक्टर आर एडेड ज्योमेट्रिकली एंड नॉट एल्जेब्रिकली। ठीक है, वेक्टर जो हैं वो ज्यामितीय रूप से जोड़े जाते हैं, न कि बीजगणितीय रूप से। वेक्टर जो हैं वो आपका ज्यामितीय रूप से जोड़े जाते हैं, न कि बीजगणितीय रूप से। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आपके जोड़े जाते हैं। ओके, डायरेक्शन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, का ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो करंट है, तो करंट आपकी किस प्रकार की राशि है। करंट क्या आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, या आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको अभी बताना है, आप सोचिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ठीक है, करंट, करंट एक सदिश राशि है कि करंट एक आपकी अदिश राशि। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट आपके समझ में आया, ये मतलब ऐसे नहीं जुड़ता है। अगर एक वेक्टर 2 + 3 5, लेकिन आपकी डायरेक्शन कहाँ गई, ठीक है, इस तरीके से नहीं जुड़ता है। वो आपका वेक्टर जो आपका ज्योमेट्रिकली है इस तरीके से जुड़ता है, उसको अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, फिर वेक्टर जिनके परिणाम की आपकी गणना की, सॉरी परिणाम की आपकी गणना की जाती है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। जैसे वेक्टर ए है, वो वेक्टर बी है, इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ऐसे, तो ये अलग अलग आपके बनेंगे। ठीक है, तो उसके बीच एंगल थीटा, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगला, वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव,
ठीक है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आपको जो कुछ एक पॉइंट है, कम्यूटेटिव मीन जैसे आपको वेक्टर ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो इनका नेट रिजल्टेंट आपका कितना होगा, जो इस साइड वाला आपका बचा हुआ है, ये जो पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेक्टर उसमें क्या होता रहता है, वेक्टर आपके ऐड होते रहते हैं। ये कुछ हमने बेसिक पॉइंट पढ़े। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि करंट जो आपकी है वो किस प्रकार की आपकी एक राशि है, सदिश है कि अदिश है। जब आप करंट की बात करते हैं तो करंट की जब हम बात करेंगे तो करंट में आपको क्या दिखानी पड़ती है, डायरेक्शन दिखानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ता है, बट फिर भी वो एक किस प्रकार की क्वांटिटी है, वो एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जो धारा है वो एक अदिश राशि है, करंट एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, क्यों है, क्योंकि जो करंट है वो इस नियम को नहीं मानती है। करंट आपका जो है वो एल्जेब्रिकली ऐड की जाती है, ज्योमेट्रिकली ऐड नहीं की जाती है। वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। इस वजह से जो आपका करंट है वो आपकी क्या है, करंट एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। आप याद रखेंगे, इस करंट से स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब चलते हैं अपने इस पॉइंट पे। ठीक है, अब आता है कि वेक्टर हैं, इनके समानांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है, ये एडिशन का लॉ है। ओके, इसका लॉ है, एडिशन का लॉ है। एडिशन मतलब सम का, वो एडिशन नहीं, सम मतलब आपका जोड़। ठीक है, एडिशन जोड़ के लिए है। ठीक, अब दो वेक्टर हैं, उनका हमको क्या करना है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, लेट आपका एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है आपका बी। ठीक है, इनको हमको ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। किस फॉर्मूले से हमने करना है, आपका जो है पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूले। लेट इनके बीच जो एंगल है वो एंगल कितना है, वो एंगल थीटा है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इससे समझा दूं। ठीक है, लेट ये हमने बनाया, वो भी बनाया। तो इसका जो डायगोनल है ये डायगोनल जो है आर, ये क्या है, डायगोनल आर। ठीक है, ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको समझना है, आर। ठीक है, अब इसके बीच के एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका अल्फा है। कितना एंगल मान लेते हैं, इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। अब फिर किसी वेक्टर में आपको कितनी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, किसी भी वेक्टर में आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपका होता है, एक आपको क्या निकालना है, एक आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, एक आपको डायरेक्शन निकालनी होती है, यानी आपको एंगल निकालना होता है। यहाँ तक आपकी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई। गुड, अब हम क्या करेंगे, जो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी होगा। ठीक है, उसके ठीक सामने इसके हम दो कंपोनेंट कर देंगे। ये एंगल अगर आपका पूरा थीटा एंगल था तो ये एंगल भी कितना होगा, छोटा, ये एंगल थीटा होगा। तो वेक्टर बी के हम दो कंपोनेंट कर देते हैं। ये कंपोनेंट बनेगा आपको कौन सा, बी साइन थीटा, नीचे वाला आपका क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। यहाँ तक आपका ए है। अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो ये आपका क्या बना नीचे, पी कॉस थीटा, और इधर वाला आपका क्या बना, पी साइन थीटा। ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहले आपको एक ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, फिर आपको एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है। बड़े वाले ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पे नोट करें तो बड़ा वाला ट्राइंगल आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक आपकी ए की वैल्यू, यहाँ पे आपकी बी कॉस थीटा की वैल्यू, ऊपर आपकी बी साइन थीटा की वैल्यू,
और इधर जो है वो आपकी आर की वैल्यू। अब आपको क्या लगा देना है यहाँ पे, यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। कौन सा थ्योरम लगाना है आपको यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा देना है। वो मैं देखिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो पाइथागोरस थ्योरम आपको अभी हम देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले जगह बना दूं, है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो आपका है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या, जो है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपका क्या है, आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू या परपेंडिकुलर स्क्वायर। हालांकि इतना डिटेल में आपका आता नहीं, आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं, प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझना है। याद आपको केवल क्या करने हैं, याद आपको जो फॉर्मूले हैं। अब इसको ओपन कर देते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे एक साथ। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, बी स्क्वायर अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, ए स्क्वायर को आगे ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आर स्क्वायर अगर हमारा आ गया तो हमारा जो है रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जो है टर्म वो याद कर लेना है, मैग्नीट्यूड। ओके, अब फिर से चलते हैं। अब हमको डायरेक्शन निकालनी है भाई, डायरेक्शन ये अल्फा निकालनी है। ठीक है, इस ट्राइंगल में जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी अल्फा की वैल्यू है, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकाल देंगे तो 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही हम करेंगे। 10 अल्फा आप निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर यानी लंब आपका कितना है, बी साइन थीटा, बेस आपका कितना है ये। तो यहाँ से आपने क्या निकाल दी, डायरेक्शन भी निकाल दी। 10 अल्फा इज इक्वल टू आपने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया जो छोटा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल से आपका ये बन के आया है। डन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इसी में 2 पॉइंट हमारे और आते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे क्या आएंगे, वो हम केसेस अपनी स्टडी कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे आपका आएगा, जो आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका किस तरीके से आएगा, जो आपका पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ओके, यही होता है मिनिमम। मिनिमम के लिए थीटा कितना है भाई, मिनिमम के लिए जो हम थीटा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो -1 होनी चाहिए। यानी वो कितने डिग्री पे होता है, वो आपका कॉस 180 डिग्री पे होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम है वो 0 डिग्री पे, मिनिमम जो है वो आपका 180 डिग्री पे आपका बन के आएगा। अब अगर थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो गया, ये केस और बन के आता है, तो आर इज इक्वल टू कितना बन के आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, cos 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, तो वो पूरा टर्म आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में आपका बच जाएगा। ये भी आपको पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको याद कर लेने। ठीक है, समझ में आपको आया। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, साथ में ये तीन आपको केसेस याद करने हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और 90 डिग्री एंगल वाला। ओके, आगे चलते हैं। आगे इसी में हमारा जो लॉ कहता है वो है आपका ट्रायंगुलर लॉ, त्रिभुज का नियम। एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या करेंगे, पहले के इधर से जो भी आपका यहाँ पे इसको पॉइंट को ऐड कर देंगे, तो ये उसका क्या बन जाएगा, ये उसका आपका क्या बन जाएगा, फाइनल रिजल्टेंट बन जाएगा। बाद में इसका जो मैग्नीट्यूड वगैरह है वो सब आपका कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा आपका पैरेललोग्राम फॉर्मूले से निकलेगा, आपका सेम वही चीज आता है। ठीक है, वो आपने कर लेना है। तो ये कौन सा लॉ है, ये ट्रायंगुलर लॉ है, वो आपका कौन सा, वो आपका पैरेललोग्राम लॉ था। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। जो ट्रायंगुलर लॉ है उसमें आपका क्या है, आपने डिफरेंस देखा होगा। यहाँ पे आपका क्या था, आपका दोनों की टेल आपकी जुड़ी हुई थी इस तरीके से, मतलब दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका हेड, अगली की टेल, उसका फिर अगला, यहाँ तो रिजल्टेंट ही हमने यहाँ पे बना दिया, नहीं तो आपका ऐसे भी हो सकता है, ए, ठीक है, इधर को आपका वेक्टर बी, इधर को वेक्टर सी, तो इनका क्या होगा, इनका रिजल्टेंट आपका ऐसे कुछ बन के आएगा। ठीक है, तो ये आपको करके देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभार इससे भी पूछ देते हैं। एक शायद क्वेश्चन हमने कभी किया था, या मेरे ख्याल से यूट्यूब पे किया था, वो एक बार हम देख लेंगे, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आता है उसका घटाव, उसका सब्ट्रैक्शन। सिंपल सी चीज है, आप डायरेक्शन बदल दो, ठीक है, और उसके बाद उसको ऐड कर दो। मतलब सपोज कीजिए आपको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। मतलब वेक्टर b को आप उल्टा कर दो, वेक्टर b जैसे ये था, वेक्टर b को आप अपोजिट कर दो तो माइनस बी बन गया, उसके बाद उनको आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। जो आपको सब्ट्रैक्शन करना है वो कैसे करना है, जिस वेक्टर को आपको घटाना है उसको आपको डायरेक्शन क्या कर देनी है, अपोजिट कर देनी है। जैसे मैंने आपको फिर से समझाया, a माइनस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी का मतलब है b की डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दो, उसके बाद आप एडिशन के रूल लगा दो। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर माइनस बी है, दोनों का आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, आपका सदिश का घटाव। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के जो घटक हैं, सदिश के दो घटक होते हैं, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल घटक, एक होता है आपका वर्टिकल, यानी एक होता है आपका क्षैतिज घटक और एक होता है आपका ऊर्ध्व घटक। दो घटक होते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक आपका जो है वर्टिकल आपका बन के आता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। जो आपका एक वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए आपको दिखाया हुआ है, ये एंगल अगर फाई बना रहा है तो इसके दो आपके कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली, एक वाई एक्सिस में, यानी एक एंगल से लगता हुआ, ठीक है, एक क्या है एंगल से लगता हुआ, एक एंगल से दूर। जो एंगल से लगता हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस के टर्म में आएगा, वो आपका हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कंपोनेंट है। एक आपका जो उससे दूर है वो आपका कौन सा कंपोनेंट हो गया, वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पे काम करिएगा, अगर दो वेक्टर आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, इनका रिजल्टेंट आप निकालिएगा। ये ax है, ay है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट हमेशा a आएगा। इनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है, मतलब आपको a cos फाई दिया है, a sin फाई दिया है, आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, जो है बीच की वैल्यू 90 है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, उससे जब निकालेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो पैरेललोग्राम वाला है वो भी आपका क्या हो गया, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट आपके हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। जो एंगल से लगता हुआ है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो एंगल से दूर है वो आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट है। अब अगले वीडियो के लिए आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, अगले लेक्चर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। इससे आपके जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो सब आएंगे। हमारे पास 3 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। उसको हमने जो ऑर्थोगोनल वेक्टर में कैसे डिनोट किया था, एक्स के फॉर्म में, सॉरी आई के फॉर्म में, जे के फॉर्म में और के के फॉर्म में। तो जो आई एक्स एक्सेस वाला है वो आपका ए है या आई है, ठीक है। जो वाई एक्सेस वाला है उसमें मैग्नीट्यूड आपका बी है, उसको डिनोट हम जे से करते हैं। जेड एक्सेस वाले को हम के से करते हैं। तो ये इसके कंपोनेंट हैं। एक्स घटक इसका क्या है, ए आई। वाई घटक आपका क्या है, बी जे। जेड घटक इसका क्या है, सी के। ये आपको याद करना है, बाद में हम इसको देखेंगे। एक्स को एक्स के साथ यानी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आपका बन के आएगा, जो हमने किस में माना, तो इसमें माना। अब इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस अंडरूट ऐसे, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड ऐसे बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के उसमें अब यहीं तक पढ़ते हैं। अगले उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगले उसमें हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो उनके डॉट प्रोडक्ट और आपके वेक्टर प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करना है, उसको हम अगले में करेंगे। जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इसके कंपोनेंट आपको लिखने हैं। मतलब जो ए एक्स की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, ए वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, सिमिलरली आपकी बी एक्स की कितनी है, बी वाई की कितनी है, इसकी कंपोनेंट हम निकालेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में अभी इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।